नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी भाषा के उन खंभों को यानी इसके ग्रामर और लिपि को डीकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत मुश्किल लगते हैं। हमारा गोल एकदम सिंपल है, इस पूरी प्रोसेस को इतना आसान और मजेदार बनाना कि आप इसे तुरंत समझ सकें। तो अगर आप अपनी बुनियाद एकदम मजबूत करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। पहला, हिंदी वाक्य संरचना की बाधा। दूसरा, देवनागरी लिपि में महारत। तीसरा, मात्राएं और संयुक्त व्यंजन। और आखिर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल दैनिक अभ्यास रूटीन। आपने शायद नोटिस किया होगा कि जब हम अंग्रेजी के किसी सेंटेंस को वर्ड टू वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं तो पूरा मतलब ही बदल जाता है ना? सब कुछ एकदम बिखरा बिखरा सा लगता है। तो ऐसा होता क्यों है? ये एक बहुत ही बेसिक लेकिन बहुत जरूरी सवाल है। और यहीं पर आता है हमारा पहला पॉइंट, हिंदी वाक्य संरचना यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर की बाधा। इसे समझने के लिए जरा इस फर्क को देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अंग्रेजी भाषा कर्ता और कर्म यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में वर्ब को रखती है, लेकिन हिंदी पूरी तरह से सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब यानी SOV ढांचे पर चलती है। मतलब इंग्लिश का राम रीड्स अ बुक हिंदी में जाकर राम किताब पढ़ता है बन जाता है। पूरा पैटर्न ही पलट गया। इस पूरी पहेली में जो सबसे मजेदार चीज है वो है क्रिया यानी वर्ब। हिंदी में वर्ब हमेशा किसी ग्रैंड फिनाले की तरह बिल्कुल आखिर में आती है, मानो वो पूरे वाक्य को एक साथ बांधने के लिए बिल्कुल अंत तक इंतजार कर रही हो। एक और बात, अंग्रेजी में जो हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं हिंदी में वो पोस्ट पोजिशन बन जाते हैं। इसका मतलब है कि ये शब्द संज्ञा यानी नाउन के बाद आते हैं। और पता है इसका फायदा क्या है? ये वाक्य को बहुत फ्लेक्सिबल बना देता है। जब तक पोस्ट पोजिशन अपनी संज्ञा से चिपका हुआ है वाक्य का मतलब नहीं बदलता। जैसे इन द रूम बड़ी आसानी से कमरे में बन जाता है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब हम अपने दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, देवनागरी लिपि में महारत कैसे हासिल करें। देखिए, कॉग्निटिव साइंस के रिसर्चर्स एक बहुत ही कमाल की बात कहते हैं। उनका मानना है कि अक्षरों को बस आंख बंद करके रटने के बजाय हमें ऑर्थोग्राफिक मैपिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब इसके पीछे के लॉजिक को समझना। और यही काम आता है अल्फा सिलेबिक सिद्धांत। सैकड़ों अलग अलग डिजाइन्स को रट्टा मारने के बजाय ये तरीका हमें मूल व्यंजनों और स्वरों के बीच के रिश्ते को डिकोड करना सिखाता है। इससे होता यह है कि आप शब्दों को बहुत ही लॉजिकली पढ़ने लगते हैं और आपकी रीडिंग स्पीड एकदम से तेज हो जाती है। अब जरा इस कमाल के सिस्टम को देखिए। हिंदी के जो 33 मुख्य व्यंजन हैं उन्हें ऐसे ही रैंडमली नहीं रखा गया है। उन्हें इस बात पर बांटा गया है कि वे मुंह के किस हिस्से से बोले जाते हैं। जैसे गले से निकलने वाली कंठीय ध्वनियां या होठों से बोली जाने वाली ओष्ठ्य ध्वनियां। ये इतना साइंटिफिक है कि इसे सीखने में कोई तुक्का नहीं लगाना पड़ता। और हाँ, जब आप लिखना शुरू करें तो साफ साफ अक्षरों को शिरोरेखा से जोड़ना मत भूलिए। शिरोरेखा यानी वो हॉरिजॉन्टल लाइन जो हिंदी के अक्षरों को ऊपर से जोड़ती है और उन्हें एक पूरे शब्द का रूप देती है। इसी से हिंदी की वो अपनी खास पहचान बनती है। अब आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, मात्राएं और संयुक्त व्यंजन। ये 12 खड़ी मैट्रिक्स लिटरली एक गेम चेंजर है। ये एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से दिखाता है कि कैसे हमारे 11 स्वर जब किसी व्यंजन के साथ मिलते हैं तो वो एक सिंबल यानी मात्रा में बदल जाते हैं। और ये मात्राएं उस व्यंजन की आवाज को एकदम परफेक्टली बदल देती हैं। जैसे क बन जाता है का, की या कु। है ना दिलचस्प? जब आप थोड़ी एडवांस रीडिंग करने लगेंगे तो आपको संयुक्त व्यंजनों से रूबरू होना पड़ेगा। ये तब बनते हैं जब दो व्यंजन आपस में जुड़ते हैं बिना किसी स्वर के। और ये आपको आमतौर पर 3 अलग-अलग रूपों में दिखेंगे। या तो उनका आधा रूप, या एकदम नया लिगेचर जैसे क्ष, या फिर एक के ऊपर एक स्टैक्ड रूप। तो थ्योरी तो हमने काफी समझ ली। अब चलते हैं हमारे चौथे और सबसे जरूरी हिस्से पर, एक सॉलिड दैनिक अभ्यास रूटीन। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए ट्रेस और कॉपी मेथड सबसे बेस्ट है। पहले एक वर्कशीट से अक्षरों को ट्रेस करें, फिर उन्हें बिना किसी सहारे के खुद कॉपी करने की कोशिश करें, और लास्ट में बिना देखे सिर्फ अपनी याददाश्त से लिखें। यह तरीका आपकी मसल मेमोरी को इतना स्ट्रांग कर देगा कि आप चाहकर भी गलत नहीं लिखेंगे।
अब प्रैक्टिस की शुरुआत इन हाई फ्रीक्वेंसी शब्दों से करें। नमस्ते, घर, पानी, किताब, दोस्त। ऐसे शब्दों को लिखने से मोटिवेशन एकदम हाई रहता है, क्योंकि आप इन्हें तुरंत अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप वो चीजें सीख रहे हैं जो असल जिंदगी में काम आती हैं। वैसे अगर शुरुआत में आपकी राइटिंग थोड़ी खराब या अस्त-व्यस्त लगे तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये एकदम नॉर्मल है। ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करें और स्पीड से ज़्यादा इस बात पर फोकस करें कि अक्षर सही बन रहे हैं या नहीं। धीरे धीरे ये सारी शुरुआती मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। कामयाबी का असली सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। अगर आप रोजाना सिर्फ 30 मिनट का एक रूटीन सेट कर लें, जिसने जोर से बोलकर लिखना, कुछ आसान शब्द लिखना, बच्चों की किताबों से 2-3 लाइनें पढ़ना और स्पीड राइटिंग शामिल हो, तो आप अपनी स्पीड और प्रोनंसिएशन में एक जादुई बदलाव देखेंगे। और हाँ, जब आप थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करने लगें तो हिंदी अखबार पढ़ना शुरू करें। ये आपको टेक्स्ट बुक की किताबी भाषा से बाहर निकालकर असल दुनिया की हिंदी से जोड़ेगा। इससे आपकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और ऑर्थोग्राफिक मैपिंग भी पक्की हो जाएगी। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में मैं आपको एक छोटे से चैलेंज के साथ छोड़ना चाहता हूं। अब जबकि आपके पास एसओवी ढांचे और देवनागरी लिपि के ये दमदार टूल्स आ चुके हैं, तो आप भारत की इस खूबसूरत और विशाल सांस्कृतिक विरासत का कौन सा रियल वर्ल्ड टेक्स्ट सबसे पहले डिकोड करने वाले हैं? सोचिएगा जरूर, सीखते रहें और अभ्यास करते रहें।